विक्रमों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंध। आज से 6+1 सीटर विक्रमों की ही जाएंगे संचालित। पोखरी में श्रम कार्ड पंजीकरण शिविर पूरी तरह रहा विफल। तकनीकी समस्याओं के कारण शिविर रहा विफल। सैकड़ों ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ा घर। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सैनिक पुत्र मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य सेवक धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया है। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं शहीद स्मारक गांधी पार्क देहरादून, जहां मुख्य सेवक धामी कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों और अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। आप सब लोग नीचे बैठे हैं और हमारी ये वीरांगनाएं, वीर माताएं जिस मंच पर हैं, तो दो पंक्तियां इनके लिए कहते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत कम लोगों को यह मुकाम मिलता है जिनका लहू देश के काम आता है। एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज से 54 वर्ष पहले 1971 में जब ये युद्ध हुआ, उसमें लगभग 4000 भारतीय सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई। 9800 सैनिक घायल हुए और उत्तराखंड के 248 सैनिक शहीद और 78 सैनिक घायल हुए, और जिसमें से 74 लोगों को वीरता पुरस्कार मिला। ये हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। और आज देखिए, शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है, क्योंकि शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो देश के लिए शहीद होता है। और आज दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार उनके सम्मान में काम कर रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हमारे यहां से अक्सर देश की सीमा पर जवान शहीद होते हैं, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, कोई ना कोई सैनिक हमारे उत्तराखंड का शहीद होता है। मुझे घटना याद आती है, मैं आपके साथ खटीमा से आ रहा था और उस दिन हमारे गढ़वाल के 5 जवानों के पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर थे और आपकी आंखों में आंसू थे। मैं आपका आभार करता हूं। उसी समय आपने फैसला किया, क्योंकि पहले हमारे देखिए, किसी की जान को वापस नहीं ला सकते ना, उसकी कोई कीमत होती है, लेकिन आपने फैसला किया कि जो सम्मान राशि पहले 10 लाख थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख किया। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। पहले हमारे जो मिलिट्री अवार्डीज हैं, उनकी सम्मान राशि काफी कम थी। कोई डिटेल दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन परमवीर चक्र की सम्मान राशि पूरे देश में 1 करोड़ रुपया है। बात होगा जो हमारे पुराने लोग हैं, क्योंकि मेरा सेना के साथ ही बचपन बीता। मैं बड़ा हुआ तो सेना को देखते देखते बड़ा हुआ, और युद्धों के बारे में, कहानियों के बारे में, भारत की जो सैन्य ताकत है उसके बारे में, दुनिया के अंदर किस प्रकार के सेना में नए नए नवाचार हो रहे हैं, उनके बारे में सुनने में मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट होता था। इसलिए मैं जानता हूं, एक समय ऐसा भी था जब भारत को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी, कोई हथियार भारत की सेना को जरूरत पड़ती थी, तो हम छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी, छोटे छोटे हथियारों के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, आयात करते थे, लेकिन आज समय बदल गया है।
दुनिया का, जो दुनिया के सबसे पहली पंक्ति के कुछ देश हैं जो दूसरे देशों को हथियारों का निर्यात करते हैं, उस सूची में आज हमारे देश का नाम आ गया, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज भारत रक्षा सामग्री का लगभग, मैं अभी रक्षा मंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में बड़ोदरा गया था, वहां से लौटते समय उनके साथ आ रहा था, तब उन्होंने बताया कि आज लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निर्यात एक वर्ष के अंदर भारत दूसरे देशों को रक्षा के उपकरणों की करता है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है, 50,000 करोड़ तक जाएगा, उससे भी ज्यादा जाएगा। जिस प्रकार से भारत के आज रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ गई है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे स्वदेशी हथियार भी किसी से कम नहीं है। और इस अभियान में भारत में निर्मित, जिसके बारे में मेजर जनरल साहब ने बताया यहां पर, कि आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों में पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा दिया कि भारत आज नवाचार के मामले में, विज्ञान के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में आज दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले, अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 2014 से पहले किस प्रकार के लिए भारत की सेना, जो हमेशा से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से रही है, शौर्य पराक्रम उसकी पहचान रहा है, वीरता उनकी पहचान रही है, लेकिन उनको एक गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। आज समय बदल गया। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब देश की सेना युद्ध करती है, देश के सैनिक सीमाओं पर तैनात होते हैं, तो उस समय ना उनको उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब गोली चलाने के लिए किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। गोली आती है तो तोपों से उसका जवाब दिया जाता है। और आज का भारत वो नहीं रहा जो केवल कोई आतंकवादी घटना होगी, कोई घुसपैठ होगी, हमारे सैनिकों पर हमला होगा तो केवल निंदा करके छोड़ा नहीं जाता है, चुप नहीं बैठा जाता है। ये नया भारत है जो कोई भी घटना होती है, दुश्मन की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने का काम भारत की सरकार भी करती है। तो वहीं प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत बयानबाजी का दौर जारी है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश की राजनीति में अब व्यक्तिगत टिप्पणियां एक दूसरे पर की जा रही है। प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर कर रहे जुबानी हमले। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का आया बयान, राजनीति में शुचिता का होना बेहद जरूरी, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, राजनीति में मर्यादा बनाए रखने की जरूरत। जब हरक सिंह रावत पर टिप्पणी होती है तो वह उसी अंदाज में देते जवाब। सभी का राजनीति करने का होता अपना अपना तरीका। देखिए, मैं राजनीति में ये समझता हूं कि राजनीति शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं और विचारधाराओं जब अलग होती है तो उसी पर जो है हम बात करते हैं। अब हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में भी बिलो लाइन हिट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बनाए रखने का काम करना चाहिए कि जहां एक और हम दूसरे की राजनीति परस्पर विरोधी हैं, वहीं हम समाज में हर समय एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी काम करते हैं। अब हरक सिंह रावत जी ने उन बातों का उल्लेख किया है जो बातें उनके साथ घटित हुई, और मैं समझता हूं कि उनके उल्लेख करने से भाजपा में जो तमाम नेता है वो असहज हैं। अपना अपना तरीका राजनीति करने का होता है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने तस्करों को जिले और प्रदेश से बाहर करने की मांग की है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों ने डीएम सविन बंसल और कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि ऋषिकेश जन सुनवाई के लिए पहुंचे डीएम से जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। पार्षद पूजा नौटियाल के लेटर हेड पर जनप्रतिनिधियों ने शहर के नशा तस्करों को जिले और प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। पार्षद पति नवीन नौटियाल ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य रूप से ऋषिकेश कोतवाली के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर गुरुचरण, रेखा साहनी, रवीना राजन, मार्कंडे जायसवाल और सुरेंद्र साहनी जैसे बड़े नशा तस्करों के नाम डीएम को बताए गए हैं। इन नशा तस्करों की नशे के व्यापार से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आरोप इस बात का भी लगता है कि नशा तस्कर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए लोगों को डराते धमकाते भी हैं, जिससे कि उनके खिलाफ कोई शिकायत ना करे। कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए हैं। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल एसएसपी और सीओ के साथ एसटीएफ को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। देखो, जो हमारे ऋषिकेश की जो प्रमुख समस्या है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी समस्या लेके आ रहे, कोई कैसी कोई, लेकिन जनहित की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबकी अपनी पर्सनल समस्या है। मैं एक समस्या लेके आ रखा हूँ, ये हमने नशा तस्करी को लेके है। जो पूरे ऋषिकेश में जो नशा का व्यापार चल रहा है और परचम पर है बिल्कुल, जो कि स्मैक है, गांजा है और तुम्हारा ये सुल्पा है, इस टाइप के नशा यहाँ पे बिक रहा है। देखो, मैंने कई बार पुलिस से निवेदन किया कि भैया इस टाइप से पत्राचार भी किया, लेकिन पुलिस बिल्कुल नाकाम है इसमें, बिल्कुल कुछ कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस को जब भी कोई काम करे तो ये क्या करते हैं, अगर हम किसी को पकड़वा भी देते हैं और थाने में भेज देते हैं तो उसका चालान कर शाम को छोड़ देते हैं। और जबकि जो जितने भी यहाँ पे तस्कर हैं, स्मैक के तस्कर हैं, इन पे कम से कम 20-20, 25-25 मुकदमे चल रहे हैं और उसके बावजूद भी पुलिस इन पे कार्रवाई नहीं कर रही। ये क्या है, ये गंभीर विषय है। अब डीएम साहब बताएंगे इसमें क्या। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसमें कल से 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए संभागीय आरटीओ प्रशासन सतीश सैनी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर अभियान आज से प्रभावी रहेगा, जिसमें 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल 6+1 सीटर विक्रम ही संचालित किए जाएंगे। बताया कि अगर ऐसे विक्रम संचालित होते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सीटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सीटिंग वाले जो है सिर्फ उन्हीं को चलने की मतलब अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौके पर सीज करेंगे और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करवाएंगे। श्रम विभाग द्वारा पोखरी विकासखंड कार्यालय में आयोजित श्रम कार्ड पंजीकरण शिविर तकनीकी समस्याओं के कारण पूरी तरह विफल रहा, जिसके चलते दूर दराज से गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ा। श्रम कार्ड बनवाने की उम्मीद से ग्रामीण सुबह 9 बजे से ही ब्लॉक मुख्यालय पर जुटना शुरू हो गए थे। क्षेत्र के कई दूरस्थ गांवों से बुजुर्ग और युवा लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। लोगों की भीड़ को देखते हुए ये उम्मीद थी कि आज बड़ी संख्या में पात्र लोगों के श्रम कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जैसे ही श्रम कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया, विभागीय सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। घंटों इंतजार के बाद भी सॉफ्टवेयर या इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या
दूर नहीं हो पाई। पूरे दिन में मुश्किल से ही कुछ लोगों का पंजीकरण हो सका। तकनीकी बाधाओं के कारण पंजीकरण कार्य ठप होने से हताश ग्रामीणों ने श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। लोगों ने मांग की है कि विभाग जल्द से जल्द इन तकनीकी समस्याओं को दूर करे और पोखरी ब्लॉक मुख्यालय में पुनः एक विशेष कैंप का आयोजन करे ताकि दूर दराज के गांवों से आए लोगों को बिना किसी परेशानी के श्रम कार्ड की सुविधा मिल सके। आए हैं तो उनसे हमारा थोड़ा अनुरोध है, क्योंकि जो समस्या है वो हमारे स्तर से इसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। ये टेक्निकल इशू है, सर्वर काम नहीं कर रहा है क्योंकि, तो इसमें विभाग द्वारा कोशिश की जाएगी और मैं अपने उच्च अधिकारियों द्वारा भी एक बार राय लूंगा इस मामले में कि यदि संभव हो तो हम पुनः इस कैंप का आयोजन कर सकें एक नई तिथि में, जब सर्वर भी काम करे और जो भी पात्र श्रमिक है उनको भी कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो एक नई तिथि का निर्धारण किया है। चंपावत पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 799 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ 3 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसओजी, एसटीएफ कुमाऊं और बनबसा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर नशाखोरी पर लगाम लगाने के चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान एसओजी, एसटीएफ कुमाऊं और बनबसा थाना पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान टीम ने बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से 799 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि तीनों नशा तस्करों के खिलाफ थाना बनबसा में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये अवैध हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था। इस सफल कार्रवाई को नशामुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तथा जनपद चंपावत की बनबसा पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल खटीमा टनकपुर हाईवे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फार्म के नजदीक 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 799 ग्राम इतनी हेरोइन बरामद हुई है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना बनबसा में और अग्रिम कार्रवाई जारी है। जनपद चंपावत में 2025 में अब तक कुल 87 एनडीपीएस के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 140 अभियुक्तगणों को जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा 2 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं और 3 अभियुक्तों के खिलाफ पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। रंग खिला क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद भी वन विभाग द्वारा पर्यटकों को तुंगनाथ धाम भेजे जाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने इस संबंध में जिलाधिकारी प्रतीक जैन से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि उनकी पौराणिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल में जब तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तब धाम में तीर्थयात्रियों या पर्यटकों का आवागमन पूर्णतः वर्जित होता है। शिष्टमंडल ने तर्क दिया कि ये सदियों पुरानी परंपरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि शीतकाल के दौरान धाम की संवेदनशीलता और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। ग्रामीणों का आरोप है कि कपाट बंद होने के बावजूद वन विभाग बिना स्थानीय रीति रिवाजों का ध्यान रखे पर्यटकों को तुंगनाथ धाम जाने की अनुमति दे रहा है। ग्रामीणों ने इस प्रवृत्ति को धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से आग्रह किया कि वे इस मामले में तत्काल संज्ञान लें और वन विभाग को निर्देश दें कि शीतकाल के लिए तुंगनाथ धाम में पर्यटकों का आवागमन तुरंत रोका जाए, जिससे पौराणिक परंपराओं का मान रखा जा सके। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
के बाद वहाँ पे पूर्व से ही पौराणिकता से ही कहीं कोई आदमी वहाँ ऊपर नहीं जाता था, और जब कपाट खुलते थे तभी वहाँ जाते थे। तो उससे पहले जो है वहाँ पर सारे बंद रहते थे। अब आज स्थिति ऐसे आ गई, वन विभाग द्वारा जो है वहाँ पे पर्यटक के नाम पे वहाँ आदमी भेजे जा रहे हैं, पर्ची के द्वारा पर्ची काटी जा रही है, उनसे शुल्क वसूला जा रहा है और वो अपने हिसाब से अपने काम कर रहे हैं और वहाँ हमारे आस्था पे चोट पहुँचा रहे हैं। तुंगनाथ जी के ऊपर ही चंद्रशिला पीक है, जो हमारे ट्रैकर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक फेमस स्पॉट है। तो चंद्रशिला पीक पे विंटर सीजन में भी काफी सारे ट्रैकर्स यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। ये हमारे को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि इन लोगों की वजह से, इन ट्रैकर्स की वजह से वहां पे गंदगी तुंगनाथ जी मंदिर के रास्ते पे ना हो और पूरे चोपता क्षेत्र में ना हो। उसके लिए हमने, जो हमारी जिला पंचायत है और वन विभाग है, क्योंकि उनको हमारे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वहां पे स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखें, प्रॉपर जगह पे डस्टबिन्स लगाएं, थोड़े मोबाइल टॉयलेट्स की फैसिलिटी वहां पे क्रिएट करें। आगामी अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर ऋषिकेश की सड़कों पर वर्षों से पसरा अतिक्रमण डीएम सुनील बंसल के संभावित निरीक्षण की सूचना मिलते ही रातों रात गायब हो गया। अति व्यस्त रहने वाली त्रिवेणी घाट रोड का नजारा पूरी तरह बदल गया, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। बता दें कि डीएम को अर्धकुंभ मेले के संबंध में त्रिवेणी घाट और चंद्रभागा नदी का स्थलीय निरीक्षण करना था। इस सूचना ने स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में डीएम की नजरों से बचाने के लिए शहर के बाजार की सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटवा दिया गया। अतिक्रमण हटने के बाद जो सड़कें हमेशा संकरी और जाम से जूझती रहती थी, वे खुली और चौड़ी दिखाई दी। हालांकि व्यस्त कार्यक्रम के चलते डीएम निर्धारित समय पर त्रिवेणी घाट का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे। बावजूद इसके अतिक्रमण मुक्त हुई सड़कों को देखकर लोगों और राहगीरों के बीच एक ही चर्चा है कि ये डीएम का खौफ है। शहर में इस कार्रवाई की व्यापक सराहना हो रही है। लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह नियमित रूप से दौरा करते रहे तो ऋषिकेश की सड़कों को हमेशा के लिए अतिक्रमण मुक्त रखा जा सकता है। वहीं अतिक्रमण पर लोकल प्रशासन की कार्यशैली को लोगों ने कटघरे में खड़ा किया है। शहर में ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता पर लापरवाही और कई गंभीर आरोप लगने की शिकायत डीएम से की गई है। शिकायत होने के बाद बैराज कॉलोनी के कई घरों में अवैध रूप से दिए गए बिजली के कनेक्शन काटे जाने का आरोप भी अधिशासी अभियंता पर लगा है। शिकायत करने वाले प्रतिनिधियों ने इसे भ्रष्टाचार के सबूत खत्म करने की साजिश बताया है। शिकायत करने वाले समाजसेवी एकांत गोयल और जितेंद्र पाल ने अवैध बिजली के कनेक्शन काटे जाने की सूचना पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। बैराज कॉलोनी में पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की है जिनके अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। दोनों समाजसेवियों ने दावा किया है कि जब वे अवैध बिजली के कनेक्शन काटने की सूचना पर कॉलोनी पहुंचे तो लाइनमैन मौके से फरार हो गए। इस दौरान अवैध कनेक्शन लेने वालों को डराया धमकाया गया। दोनों का कहना है कि अधिशासी अभियंता सरकार को कई तरीके से राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी शिकायत डीएम को की गई है। डीएम ने मामले में कमेटी बनाकर जांच करने का भरोसा दिया है। जांच में खुद को पाक साफ करने के लिए सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमने आज सुबह माननीय डीएम साहब को एक शिकायत पत्र सौंपा एक्शन यूपीसीएल के खिलाफ शक्ति सिंह के, कि यहाँ पर बिजली चोरी करवा रहे हैं, ये अवैध तरीके से अलॉटमेंट करा हुआ है इन्होंने लोगों को, भारी व्यक्तियों को। जो उसके लिए हमने क्या करा, हमने अभी हमारे पास वहां से फोन आता है शाम को 6:30 बजे के आसपास कि भैया हमारी तारें, यहाँ पे बिजली की तारें काट रहे हैं बिना बताए आकर। तो हम यहाँ से इतनी देर पहुंचते में वो 3-4 बिजली के कनेक्शन काट के भाग चुके थे वहां से लाइनमैन। और तो हमने पूछा उन लोगों से कि आप कब से रह रहे हो, तो उन्होंने कहा हम कई वर्षों से रह रहे हैं। किसी ने कहा महेंद्र सिंह को किराया दे रहे हैं, किसी ने कहा हम उसको किराया दे रहे हैं, मतलब यूपीसीएल के लोगों को वो अभी भी किराया दे रहे हैं। और किसी 3,000 है, कोई 5,000 है। और हम जब वहां मौके पर पहुंचे तो अधिकारी भाग चुके थे जब तक वहां से, जिन्होंने भी बिजली के कनेक्शन काटे हैं। और लोग इतने भयभीत थे, डरे हुए थे इन लोगों से, इस कदर डरा के गए हैं उन लोगों को कि हम तुम्हारा कमरा खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम कुछ बोलोगे। इस तरह की बातें लोग वहां पे डरा धमका गए हैं। तब भी कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम ऐसे हम बिजली काट गए, कि भैया हमारी बिजली जुड़वा दो। बिना बिजली के आप भी देखा वहां पर बिजली के बिना भी लोग अभी भी रह रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन पार्षद गणों की उपस्थिति में हमारे माध्यम से डीएम साहब को सौंपा गया, जिसमें हमने देखा कि उसकी तुरंत कार्रवाई ना हो, उसके चलते ना जाने क्यों यह डिपार्टमेंट जागा और अफरा तफरी में आज ये कनेक्शन काटने बैराज कॉलोनी या ऋषिकेश के कई क्षेत्रों में पहुंच चुका। जब जनता के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जल्दबाजी में कनेक्शन काटे जा रहे हैं और अपने
कर्म कांडों को छुपाने का काम उक्त डिपार्टमेंट करने जा रहा है। तो हम वहां पर जब पहुंचे तो वैसे ही वो डिपार्टमेंट के लोग, यूपीसीएल के लोग भाग खड़े हुए। हमने देखा वहां पर कई तारें थी ऐसी हैं जो ब्लू कलर की, जिनमें कनेक्शन पड़े हुए हैं, और हमने देखा कई 100 कनेक्शन, सैकड़ों कनेक्शन वहां अवैध रूप से। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।